हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे लेक्चर में हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं, इट इज़ अ रोड मैप टू डेवलप योर सिस्टम इन एन एफिशिएंट मैनर टू फुलफिल द यूज़र रिक्वायरमेंट्स। तो आपके जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब है कि जो पूरा साइकिल चलेगा आपके सिस्टम को डेवलप करने का, फ्रॉम प्लानिंग टू मेंटेनेंस, कि आपने प्लानिंग की, फिर आपने उसको जो भी प्लानिंग की उसको आपने एनालाइज किया, एनालिसिस करने के बाद उसका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर कंप्लीट किया, लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसको आपने इम्प्लीमेंटेशन में ट्रांसलेट किया। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन द टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड ऑन दैट इम्प्लीमेंटेशन की जो एरर्स तो उसके अंदर नहीं आ रही है या कोई बग्स तो नहीं आ रहे, मीन्स जो भी आपने इम्प्लीमेंटेशन किया है वो करेक्ट है या नहीं। आफ्टर दैट यू विल डिप्लॉय योर सिस्टम ओके एट द यूजर एंड, अगर वो बिल्कुल सही चल रहा है, आफ्टर दैट ऑल्सो यू नीड टू प्रोवाइड सम सपोर्ट एंड मेंटेनेंस फॉर दैट सिस्टम, ताकि वो क्या है आगे इन फ्यूचर भी अच्छे से वर्क करे। तो ये होती है आपकी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आज हम सारे फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन से फेज में क्या फंक्शनैलिटीज़ यूज़ होती हैं, किस भी फेज का इम्पोर्टेंस क्या है आपका सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, ये हम आज स्टडी करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज सब्सक्राइबर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो क्योंकि इतना ज़्यादा मैं इसमें हार्डवर्क दे रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड हो सके आपके आरपीएससी प्रोग्रामर एग्जाम के लिए। प्लस अगर आप आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी दे रहे हैं या सपोज आप कोई गेट एग्जाम्स भी दे रहे हैं, नेट एग्जाम दे रहे हैं, दैट टाइम ऑल्सो दिस सब्जेक्ट्स आर वेरी हेल्पफुल। तो प्लीज़ शेयर द चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यहाँ पे आप देखें तो मैंने इसको पूरा इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि फ्रॉम प्लानिंग टू मॉनिटरिंग हाउ योर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल विल वर्क। तो अगर हम प्लानिंग की बात करें तो व्हाट प्लानिंग मीन्स, हियर द टीम क्रिएट्स एन ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट और सिस्टम आप कह सकते हैं, जहाँ पे आप एक बेसिक लाइक आप ब्लूप्रिंट जैसा आप बोल सकते हैं कि आप एक ओवरव्यू करते हैं यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट का, जो कि डिटरमाइंस करती हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स को, उसके ग्राउंड वर्क्स को सेट करती है, जो कि हमें काम आएंगे हमारे एक्चुअल डेवलपमेंट प्रोसेस में। आफ्टर प्लानिंग एंड एनालिसिस वी विल गो फॉर द डिज़ाइन। यहाँ पे डिज़ाइन में क्या होगा, जो आपका एवरेज वेब डेवलपर्स होते हैं या फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं उनका रोल आता है। वो क्या करते हैं, वो डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, जो भी आपने ओवरव्यू क्रिएट किया है, जो भी आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं, उन सब का यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट होता है, जिससे क्या हो कि आपको पता चल सके कि किस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर बनेगा एंड हाउ टू यूज़ दैट सॉफ्टवेयर। आफ्टर दैट डिज़ाइन के बाद आप करते हो कोडिंग। कोडिंग में क्या होगा, योर सिस्टम डिज़ाइन इज ट्रांसलेट इनटू द कोड राइट विच इज़ रिटन इन अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, पाइथन। ओके, मतलब वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा प्रोग्रामिंग इंटरफेस यूज़ कर रहे हो। तो आपने एक डिज़ाइन क्रिएट किया और उस डिज़ाइन को आप कोडिंग फेज में आप क्या करते हो, ट्रांसलेट करते हो कोड में। और कोड में ट्रांसलेट करने के लिए आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले सकते हो, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ऑफर करती है। After coding is complete, okay, what we will do in testing, this is purpose of this stage is to emphasize the use of automated test to prevent the defects in the software. अब आपने कोडिंग की, कोडिंग से कई सारे मॉड्यूल्स बने, उन मॉड्यूल्स को आपने इंटीग्रेट किया, तो मॉड्यूल्स की इंडिविजुअल भी टेस्टिंग होगी और उनकी कंबाइन, मतलब जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग भी होगी। टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी डिफेक्ट्स या कोई एरर्स आते हैं तो वो वी नीड टू फाइंड आउट इन आवर कोड्स। आफ्टर कंप्लीटिंग द टेस्टिंग व्हाट वी विल डू, वी विल रिलीज एंड डिप्लॉय द सिस्टम। ओके, सिस्टम हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, जिस भी सिस्टम में एक्चुअली क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों आ जाते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर में इट्स कम्प्लीटली फॉर दी सॉफ्टवेयर। तो सी रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट में क्या आ जाएगा, यह एक तरीके से क्या हो गया, इट इन्वॉल्व्स द पैकेजिंग, मैनेजिंग एंड डिप्लॉइंग द रिलीज अक्रॉस डिफरेंट एनवायरमेंट। रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट होने के बाद आपका परफॉर्म होगा ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन्स by keeping your tabs on performance, the team identifies any problem or areas where improvements can be made. डिप्लॉय होने के बाद भी क्या होता है, कई बार होता है जैसे आपके सॉफ्टवेयर उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उस केस में क्या करते हो,
जो टीम है वो आइडेंटिफाई करती है उन प्रॉब्लम्स को और उन इम्प्रूवमेंट एरिया को, जिससे कि सिस्टम को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। तो आप देखिए, अभी भी जब भी हम एग्जिस्टिंग अगर सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ करते हैं, जैसे अगर हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं या कोई शॉपिंग ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें अपडेट्स आती रहती हैं। अपडेट्स क्यों आती रहती है? क्योंकि हमेशा एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी रहती है, तो वो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट को लेके ही टीम्स क्या करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं कि हम और क्या इसके अंदर एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ ला सकते हैं। और वो आइडेंटिफाई करने के बाद वो उसमें क्या होता है, सिस्टम के अंदर आपके इम्प्रूवमेंट्स वाले सेक्शन आते हैं और इसी तरीके से आपके सॉफ्टवेयर में अपडेट्स आ जाती हैं। ऑपरेशन के अलावा और क्या होता है हमारे यहाँ पे, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। वाई? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द इम्पेरेटिव ऑफ सेफ गार्डिंग डेटा एंड इंश्योरिंग द ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। मॉनिटरिंग में आप क्या करोगे, यू विल इंश्योर दैट योर डेटा इज सेफ गार्ड and also you will ensure that our performances must be optimum. Okay, so these are the life cycle for the system development. अब थोड़ा हम थ्योरेटिकल देख लेते हैं। ये मैंने डायग्रामेटिकली आपको इसलिए समझाया ताकि क्या होता है, डायग्राम से अगर हम समझते हैं तो थोड़ा सा चीज़ें इजी हो जाती है समझने। थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो थोड़ा सा फिर वो लेंदी भी चला जाता है और फिर वो थोड़े टाइम बाद आपको बोरिंग लगने लग जाता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं सोचती हूँ थोड़ा सा कि लेक्चर्स में हम क्या करें, पहले हम थोड़ा जितना हो सके डायग्राम के बेसिस पे समझें, प्लस लेकिन हम यहाँ पे थ्योरी भी लेंगे, क्योंकि क्या होता है कई बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं वो थ्योरी, बिल्कुल ही थ्योरी बेस्ड आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि हमने सिर्फ डायग्राम से समझ लिया, क्योंकि डायग्राम से आप ओवरव्यू तो देख सकते हो, बट अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको कंप्लीटली समझना है तो हमें थोड़ा सा इसमें थ्योरी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कई सारी टर्म्स ऐसी आती हैं जो आपको स्टेटमेंट्स के थ्रू ही क्लियर होंगी। तो यहाँ पे आप देखें, तो अगर हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का इंट्रोडक्शन देखें, तो इंट्रोडक्शन में हम बता सकते हैं कि हमारा कोई भी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो इफेक्टिव कब होगा, जब वो प्रोड्यूस करेगा एक हाई क्वालिटी सिस्टम। हाई क्वालिटी सिस्टम का मतलब यहाँ पे है कि ऐसा सिस्टम जो कि यूजर की रिक्वायरमेंट से मीट हो रहा हो, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हमारा जो गोल है किसी भी सिस्टम को बनाने का, वो क्या गोल है कि कोई यूजर है जिसकी रिक्वायरमेंट्स आई, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स लेके ऑर्गेनाइजेशन के पास आया। अब ऑर्गेनाइजेशन के पास एक अपना लाइफ साइकिल है, अगर वो लाइफ साइकिल से वो एक हाई क्वालिटी सिस्टम प्रोड्यूस कर पा रहा है जिससे कि यूजर को की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है, तो उससे ही ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। अगर आपका जो सिस्टम है उसका गोल डिफरेंट है और यूजर की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, मींस दे कांट मीट, तो उसमें आपका जो सिस्टम का आपने डेवलप किया है उसका पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, क्योंकि वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहा। तो आप एफिशिएंट सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या इफेक्टिव सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कब बोलोगे, जब आप एक हाई क्वालिटी सिस्टम प्रोड्यूस कर रहे हो जो कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। ऑल्सो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को तो फुलफिल कर रहा है, प्लस उसकी डेडलाइन भी, मतलब जो टाइमली कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है वो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को तो मीट कर रहा है, यूजर चाहता था कि वो 1 महीने में हो जाए, है ना, और आप उसको 6 महीने बाद वो सिस्टम बना के दे रहे हो, तो दैट इज ऑफ नो यूज। ओके, तो सिर्फ रिक्वायरमेंट्स मीट करना ही कंपलसरी नहीं है, आपको यहाँ पे उसके साथ उसकी टाइम की लिमिटेशन को भी देखना होगा, कितना कॉस्ट आप यूज कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर है वो कोई $100 का सिस्टम बनवाना चाहता है या सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है और आप उसको जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो 200 या 500 का कर रहे हो, तो यू विल इंक्रीज द कॉस्ट एक्सपोनेंशियली। ओके, तो उस केस में भी क्या होगा, यूजर विल नॉट टाई अप विथ यू। ओके, तो आपकी बहुत सारी यहाँ पे सिचुएशंस आती हैं जो आपको मीट करनी होती है, जिससे कि आप क्या करो, एक इफेक्टिव SDLC मीन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्रिएट कर सको, ताकि क्या हो, आपके पास यूजर जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स लेके आए, वो आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करो विद इन अ टाइम लिमिटेशन, ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव, एंड ऑल्सो यू विल वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन द करंट एंड प्लान्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर. So basically your SDLC is a conceptual model which include the policies and procedures for developing or altering the systems throughout their life cycle. तो SDLC क्या होता है, conceptual model होता है जो क्या include करता है, policies include करता है और procedures. फॉर वॉट, फॉर डेवलपिंग और ऑल्टरिंग द सिस्टम, मतलब या तो आप बिल्कुल नया सिस्टम बना रहे हो या फिर आप जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ला रहे हो, तो उसके लिए SDLC आपको एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल प्रोवाइड कराता है जिसके अंदर आपकी पॉलिसीज होती हैं और प्रोसीजर्स होते हैं। अब अगर हम SDLC की एक्टिविटीज की बात करें, तो देखो SDLC किसके थ्रू यूज होगा, बाय एनालिस्ट।
For what? To develop an information system. Now SDLC includes the following activities like requirements, design, your implementation, testing, deployment, operations and maintenance. यही सब जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. अब इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं. ठीक है, तो फेजेस, ये तो एक्टिविटीज हो गई. अगर हम फेजेस की बात करें SDLC की, तो फेजेस क्या होंगे? सो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच विच एक्सप्लिसिटली ब्रेक्स डाउन द वर्क्स इनटू द phases that required to implement either new or modified system. ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो फेजेस होते हैं उससे आप एक न्यू सिस्टम भी डेवलप कर सकते हो और कोई अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम है तो उसको हम मॉडिफाइड भी कर सकते हैं. बट फॉर बोथ पर्पस वी नीड टू इंक्लूड दीज फेजेस टू डेवलप एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिस्टम. तो हमारे कौन कौन से फेजेस होते हैं? प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस. तो जो आपका प्लानिंग फेज होता है उसके अंदर व्हाट यू विल डू, यू विल ऑब्टेन द अप्रूवल फॉर प्रोजेक्ट, इनिशिएट, असेस द फीजिबिलिटी, प्लान एंड शेड्यूल. जो भी आपने प्लानिंग के अंदर बेसिकली क्या हुआ, आपको एक यहाँ पे एक आपको प्रोजेक्ट मिला, उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स आपने गैदर की. जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आपके पास आई उन रिक्वायरमेंट्स की हमको क्या करनी होगी यहाँ पे? फिजिबिलिटी स्टडी. फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब ये है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो कोई प्रोजेक्ट का यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लेता है, ठीक है, वो उसकी रिक्वायरमेंट्स देखता है, उसके बाद दे हैड टू डिस्कस कि वो प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल है या नहीं, या जो रिक्वायरमेंट्स आपने गैदर की वो फीजिबल है या नहीं. तो ये सब यहाँ पे प्लानिंग में देखा जाता है. एनालिसिस में आप देखते हो कि क्या बिजनेस की नीड्स है, क्या प्रोसेसिंग नीड्स है, that we need to understand. After that we will create a logical structure of all the requirements and feasibility analysis. डॉक्यूमेंटेशन को हम किस में कंप्लीट कन्वर्ट करते हैं? लॉजिकल स्ट्रक्चर में. सो डिजाइन इज बेसिकली डिफाइनिंग द सोल्यूशन सिस्टम बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस डिसीजन. आफ्टर दैट जो हमने डिजाइन बनाया है सिस्टम का उसको हम ट्रांसलेट करते हैं कोड में बाय यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. सो इम्प्लीमेंटेशन फेज को हम क्या कह सकते हैं? यू विल कंस्ट्रक्ट द सिस्टम, टेस्ट द सिस्टम, ट्रेन द यूजर्स एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट यू विल इंस्टॉल द न्यू सिस्टम. इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन फेज के बाद आ जाता है अपना मेंटेनेंस फेज, जिसके अंदर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट रहे. प्लस यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं अगर कोई भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है तो दीज आर द फेजेस ऑफ योर SDLC. तो यहाँ पे अगर हम देखें, फर्स्ट होता है हमारा फीजिबिलिटी स्टडी और प्लानिंग फेज. तो इसमें हम क्या करते हैं? वी विल डिफाइन द प्रॉब्लम एंड स्कोप ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम, देन ओवरव्यू द न्यू सिस्टम एंड डिटरमाइन इट्स ऑब्जेक्टिव, ऑल्सो कन्फर्म द प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी एंड प्रोड्यूस द प्रोजेक्ट शेड्यूल. प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी को कन्फर्म करेंगे, ऑल्सो प्रोड्यूस करेंगे क्या शेड्यूल रहेगा प्रोजेक्ट का. इसके अलावा इस फेज में क्या होते हैं? जो भी थ्रेट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, इंटीग्रेशन है, सिक्योरिटी है सिस्टम की, वो भी कंसिडर होती है. मींस जो भी सिस्टम से रिलेटेड सिक्योरिटी इश्यूज होंगे या सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो भी इसके अंदर कंसिडर की जाती है. और ये सब कंसिडरेशंस के बाद एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है पूरे प्रोजेक्ट की. जब इसका ये वाला फेज एंड हो जाता है तब हम एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं इस कंप्लीट प्रोजेक्ट की, जिसके अंदर आप उसका शेड्यूल डिस्कस करेंगे, रिक्वायरमेंट डिस्कस करेंगे, सिस्टम को लेके जो भी सिक्योरिटी पॉइंट्स है वो डिस्कस किए जाएंगे, प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी क्या रहेगी वो डिस्कस की जाएगी. तो ये सब डिस्कस करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद हम क्या करते हैं? यहाँ पर एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट क्रिएट करते हैं. इसके बाद जो फेज आता है वो आता है आपका एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन. इसमें क्या होता है? जो रिपोर्ट आपकी क्रिएट होती है उस रिपोर्ट पे एनालिसिस होता है. आपने इंफॉर्मेशंस ले ली, जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स थी वो सब आपने गैदर कर ली. नाउ यू नीड टू एनालाइज दैट रिक्वायरमेंट्स, दैट वेदर इट इज फीजिबल और नॉट. तो उसके लिए यहाँ पे जो फेज होता है वो होता है आपका फिजिबिलिटी एनालिसिस फेज. यहाँ पे we will define the requirements and prototypes for the new system, evaluate the alternatives and prioritize the requirements. जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको प्रायोरिटाइज करेंगे कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स पहले फुलफिल होनी चाहिए, कौन सी रिक्वायरमेंट्स बाद में, मीन्स क्या ऑर्डर रहेगा रिक्वायरमेंट्स का. ऑल्सो एग्जामिन करेंगे यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है अपने पास कि वो कैसे इन्हेंस करेगी सिस्टम के गोल को. इसके बाद क्या होता है? जब ये फेज खत्म होता है, एनालिसिस वाला फेज खत्म होता है, तब आपके पास एक SRS बन के आ जाता है. SRS इज योर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, या फिर इसको आप सिस्टम के में कह सकते हो सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट. ये क्या स्पेसिफाई करता है? क्या सॉफ्टवेयर है,
क्या हार्डवेयर है, क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, क्या उसकी नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स है सिस्टम की, जिसको प्रिपेयर करने के लिए। तो इस फेज के बाद हमें एसआरएस यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट मिलता है। फर्स्ट फेज के बाद हमें एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट मिलेगी। जब आप उस रिपोर्ट को एनालिसिस कर लोगे, वहाँ पे जो भी प्रायोरिटाइज कर लोगे रिक्वायरमेंट्स को, और जो भी इंफॉर्मेशन है या सिस्टम का जो गोल है उसको एनहांस करके जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनेगा, वो डॉक्यूमेंट कहलाता है आपका एसआरएस डॉक्यूमेंट। ये एसआरएस डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई करता है क्या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स है, क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है, क्या फंक्शनल और नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स है सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज होता है वो होता है आपका सिस्टम डिजाइन फेज। What it includes? It includes the design of application, network, databases, user interfaces and system interfaces. जो आपका SRS डॉक्यूमेंट बनाना, उसको यहाँ पे सिस्टम डिजाइन वाले के फेज में हम क्या करते हैं, हम उस SRS डॉक्यूमेंट को ट्रांसफॉर्म करते हैं लॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर। लॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो कि कंटेन करेगी डिजाइन ऑफ योर एप्लीकेशन, योर नेटवर्क, your databases, your user interfaces and system interfaces. इसके बाद यहाँ पे बेसिकली आप क्या कह सकते हो, जो आपका लॉजिकल स्ट्रक्चर है वो क्या कंटेन करके रखेगा, डिटेल्ड एंड कंप्लीट सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? डिजाइन के बाद हम इसको सबसे पहले हमने हमारे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करेंगे लॉजिकल स्ट्रक्चर में, मतलब सिस्टम डिजाइन में, और सिस्टम डिजाइन से हम उसको ट्रांसलेट करेंगे कोड में। ठीक है, तो कोड में ट्रांसलेट करने के लिए सिस्टम डिजाइन में क्या होना चाहिए, उसका कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जो भी आपका एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाता है उसका कंप्लीट डिटेल्ड लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। जितनी भी हमने स्पेसिफिकेशंस लिए उसका कंप्लीट सेट होना चाहिए, जिससे क्या हो, जब आप इस डिजाइन को ट्रांसफॉर्म करोगे कोड के अंदर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तो वो इजी हो जाएगा। ओके, ऑल्सो इट क्रिएट अ कॉन्टिजेंसी, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन प्लान। नाउ here we review the proposed design, ensure that the final design must meet the requirements stated in the SRS document. इसका मतलब क्या है, आपने डिजाइन बना लिया, उसके बाद उस प्रपोज डिजाइन को हम रिव्यू करेंगे और उसके बाद जो भी आपका फाइनल डिजाइन होगा वहाँ पे आपकी क्या इंश्योरिटी होगी कि आपने जो भी फाइनल डिजाइन यहाँ पे डिसाइड किया है that must meet the requirements stated in the SRS document. So finally prepare a design document which will be used during the next phase. सिस्टम डिजाइन के एंडिंग में क्या होगा, आपको एक डिजाइन डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जो कि किसके लिए यूज होगा, आपके नेक्स्ट फेज के लिए। और नेक्स्ट फेज हमारा है इम्प्लीमेंटेशन फेज, जहां पे हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट द डिजाइन इनटू सोर्स कोड। ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्म योर लॉजिकल स्ट्रक्चर इनटू द सोर्स कोड थ्रू सम कोडिंग, and here we combine all the modules together into training environment that detects errors and defects. अब जो कोडिंग होगी, तो जो आपकी डेवलपिंग टीम होगी या जो आपकी कोडिंग टीम होगी, वहां पे क्या होंगे, आपके जो पूरा एंटायर स्ट्रक्चर होगा, जो आपका डिजाइन का एंटायर स्ट्रक्चर्स होगा, उनको हम स्मॉल मॉड्यूल्स में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, बहुत सारे मॉड्यूल्स में ब्रेक कर देंगे जैसे। ठीक है, मॉड्यूल्स में ब्रेक करने से क्या होता है कि आप एक मॉड्यूलर अप्रोच यहाँ पे यूज करोगे। मॉड्यूलर अप्रोच से क्या होता है कि आप बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन कर रहे हो और फिर उन स्मॉल प्रॉब्लम्स पे जो है टीम असाइन हो रही है। ठीक है, तो टीम क्या होगी, उस पूरी बिग प्रॉब्लम पे वर्क ना करके उन मॉड्यूल्स पे वर्क करेगी और उन मॉड्यूल्स की प्रॉब्लम्स की सोल्यूशंस फाइंड आउट करेगी। आफ्टर दैट जब मॉड्यूल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, then what you will do, you need to integrate that modules to make a complete system. ठीक है, ये आपकी मॉड्यूलर अप्रोच होती है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है उसमें हमारे पास कोई डिजाइन डॉक्यूमेंट हमारा बना था इससे पहले वाले में, तो इस डिजाइन डॉक्यूमेंट को हमें कन्वर्ट करना है हमारे कोडिंग में। ठीक है, सोर्स कोड में। तो इसके लिए क्या करा हमने, इस डिजाइन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हमने मॉड्यूल्स में ब्रेक किया, मॉड्यूल्स को हमने टीम को असाइन किया। पर्टिकुलर टीम किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल पे काम कर रही है, वहां से वो सोल्यूशंस फाइंड आउट करेगी। फिर यहाँ से क्या होगा, जब ये मॉड्यूल्स बन गए तो इन मॉड्यूल्स पे इंडिविजुअल टेस्टिंग होगी। ठीक है, सबसे पहले तो ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि आप ये देख पाओगे कि जो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स हैं वो परफेक्टली वर्क कर रहे हैं या नहीं। जब मॉड्यूल्स परफेक्टली वर्क कर रहे होंगे देन यू नीड टू इंटीग्रेट दैट मॉड्यूल्स टू कंप्लीट द सिस्टम। तो जब आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो मीन्स यू कंबाइनिंग ऑल द मॉड्यूल्स, दैट टाइम ऑल्सो योर टेस्टिंग विल बी परफॉर्म टू डिटेक्ट द एरर्स एंड द डिफेक्ट्स। क्योंकि इंटीग्रेशन में हो सकता है कि मॉड्यूल जब कंबाइन हो रहे हो तब कोई एरर्स जनरेट हो रही हो, तो आपको इंटीग्रेटेड टाइम पे भी टेस्टिंग करनी है और आपको इंडिविजुअल मॉड्यूल्स पे भी टेस्टिंग करनी है। ये हम आगे देखेंगे। टेस्टिंग बहुत सारे टाइप्स की होती है, कौन कौन से टाइप्स की होती है, कैसे परफॉर्म की जाती है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इस टेस्टिंग फेज को और इम्प्लीमेंटेशन फेज को यहाँ पे देखेंगे।
तो आफ्टर टेस्टिंग a test report which contains errors is prepared through test plan that includes test related tasks such as test case generation। कि आप टेस्ट केस जनरेशन, यहाँ पे आप बहुत सारे टेस्ट केसेस बना सकते हो आपके सिस्टम को टेस्ट करने के लिए कि वो केसेस आपके पास हो रहे हैं या नहीं। ये टेस्ट केसेस बेसिकली यूजर रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही बनते हैं, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमको फुलफिल करनी है, तो उस बेसिस पे आप टेस्ट केसेस बनाते हो कि जो आपका मॉड्यूल है, जो आपका प्रोग्राम आपने बनाया है, वो टेस्ट केसेस को पास कर रहा है या नहीं, क्या टेस्टिंग क्राइटेरियाज होंगे और क्या रिसोर्स एलोकेशंस होंगे फॉर टेस्टिंग। ठीक है, सो यहाँ पे एक टेस्ट रिपोर्ट बनती है जिसके अंदर टेस्ट केसेस, उसके क्राइटेरियाज और रिसोर्स एलोकेशन की डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। Now, after implementation, we integrate the information system into its environment and install the new system. So, after the performing the testing, what we will do, we will deploy the system और इंस्टॉल द न्यू सिस्टम। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज होता है वो आपका होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस वाले में क्या होगा, इट इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज सच एज, जो भी आपका सपोर्ट, आप जो यूजर को सपोर्ट देंगे, है ना, यूजर एंड सपोर्ट जो होते हैं वो आपके मेंटेनेंस में और सपोर्ट में आते हैं। सो इट इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज सच एज फोन सपोर्ट और फिजिकल ऑन साइट सपोर्ट। इट डिपेंड्स कि किस तरीके का सिस्टम है, कि आपको ऑन साइट जाना पड़ रहा है या ऑफ साइट आप ऑन फोन कॉल भी सपोर्ट दे सकते हैं, वो डिपेंड करेगा। इट इम्प्लीमेंट द चेंजेस दैट सॉफ्टवेयर माइट अंडरगो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और इम्प्लीमेंट एनी न्यू रिक्वायरमेंट्स आफ्टर द सॉफ्टवेयर इज डिप्लॉयड एट द कस्टमर लोकेशन। It also includes handling the residual errors and resolve any issues that may exist in the system even after the testing phase। अगर टेस्टिंग फेज के बाद भी कोई एरर या इश्यूज आते हैं तो वो भी आपके हैंडल किए जाते हैं मेंटेनेंस फेज के अंदर। सो मेंटेनेंस एंड सपोर्टेड मे बी नीडेड फॉर अ लॉन्गर टाइम फॉर अ लार्जर सिस्टम्स एंड फॉर अ शॉर्ट टाइम फॉर अ स्मॉलर सिस्टम। तो मेंटेनेंस और सपोर्ट का जो पीरियड होता है वो डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम का साइज कितना है, मतलब वो कितना बड़ा है। कि अगर बहुत ज्यादा लार्ज सिस्टम है तो कितने टाइम तक आपको उसको मेंटेनेंस और सपोर्ट प्रोवाइड कराना होगा। यस, सो दीज ऑल आर दी फेजेस इन योर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अभी मैंने इसको एक और डायग्राम यहाँ पे मैंने लिया है, ठीक है। इस डायग्राम से भी आप देखेंगे तो ये आपको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। यहाँ पे भी कैसे आपका जो सिस्टम है उसका इनिशिएशन स्टार्ट होता है और कैसे वो कंप्लीट डिप्लॉय होके डिस्पोज किया जाता है। ये पूरे फेजेस मैंने यहाँ पे 1 by 1 एक्सप्लेन करे हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे इनिशिएशन फेज में आपने यूजर की रिक्वायरमेंट्स को या फिर जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी आई थी यूजर के थ्रू, उसको आपने आइडेंटिफाई किया। यहाँ पे आपने एक प्रपोजल बनाया, कॉन्सेप्ट प्रपोजल, ठीक है। ये आपका किस में जाएगा, सिस्टम कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में। यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे, स्कोप और बाउंड्री ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड द सिस्टम्स बाउंड्री, डॉक्यूमेंट्स, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट प्लान एंड फीजिबिलिटी स्टडी। तो यहाँ पे ये सब कुछ परफॉर्म होगा। इसके बाद यानी कि जितना भी रिक्वायरमेंट्स है, आपको इन्फॉर्मेशन जितनी भी रिक्वायर्ड है वो सब आप यहाँ पे गैदर करोगे। इनकी फिर प्लानिंग होगी। प्लानिंग के बाद यहाँ पे उन रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस होगा। प्लानिंग का रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा। एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आपने गैदर की उनकी फीजिबिलिटी एनालिसिस करने के बाद उस रिक्वायरमेंट एनालिसिस को हम भेजेंगे डिजाइन फेज में, जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म करोगे इन रिक्वायरमेंट्स को इनटू अ लॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। वो लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो कंटेन करके रखेगा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि ये जो लॉजिकल डिजाइन डॉक्यूमेंट बनेगा ये किस फेज में जाएगा, आपके डेवलपमेंट फेज में, जहाँ पे आप क्या करते हो, इस लॉजिकल स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करते हो आपके कोडिंग में, सोर्स कोड में, with the help of programming languages. Then you will perform the integration and testing। जो मॉड्यूल्स आपने क्रिएट किए उन पे टेस्टिंग परफॉर्म होगी एंड इंटीग्रेशन होगा उन मॉड्यूल्स का। After performing the successful test, you will implement or deploy the system, okay, and then after the deployment, operations and maintenance are continuously performed on the system to improve the efficiency and quality of the system. After that, disposition is performed. So that's all for this lecture. I hope इस लेक्चर से आपको काफी क्लियर हुआ होगा कि लाइफ साइकिल फेज क्या होते हैं सिस्टम डेवलपमेंट के, कैसे कैसे वो परफॉर्म होते हैं। तो प्लीज लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।